हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में। इस चैनल पर इंडियन एक्सप्रेस एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ एंड करंट अफेयर को हॉलिस्टिकली एनालाइज किया जाता है, आपके बिल्कुल फोकस्ड होके आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। डेली की तरह आज का लेक्चर भी स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट से। इफ़ यू थिंक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग यू विल बी, यानी कि आप अपनी पोटेंशियल को रियलाइज़ करेंगे, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझेंगे एंड मुश्किलों से जूझने के लिए अपने आप को तैयार रखेंगे। ठीक है, आप उतने ही मजबूत बनते चले जाएंगे। ये लेक्चर इम्पॉर्टेंट होगा आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्ज़ाम्स के लिए। प्रेजेंट करती हूँ मैं महिमा मिश्रा आज का इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। दादा साहब फाल्के अवार्ड पढ़ेंगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्लोबल मैरीटाइम समिट हुआ है, इसका इनॉग्रेशन हुआ है 2023 का, ये पढ़ेंगे। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, गगनयान, ये सब हम पढ़ेंगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस के लिए हम पढ़ेंगे सेम सेक्स मैरिज, इसे वेट करना होगा जब तक सरकार कोई लॉ नहीं बना देती। ठीक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कल बोला है। डिस्क्रिमिनेशन, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना LGBTQIA+ कम्युनिटी के साथ, उससे कैसे डील करना है, ये सॉल्यूशन भी कल CGI ने दिए हैं। ये आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन हो गया या उनसे रिलेटेड जो इश्यूज़ आजकल चल रहे हैं, लाइक मैरिज वाला इशू, राइट, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपका परसेप्शन, आपका व्यू पॉइंट वहाँ पे पूछा जा सकता है। बायोडिग्रेडेबल सेंसर, ये एक बिल्कुल प्रिसिशन एग्रीकल्चर के लिए ये यूज़ हो रहा है। ये सॉइल मॉइस्चर को मीज़र करेगा, ये हम आगे पढ़ेंगे आपके GS पेपर 3 एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन एक्सपेक्टेड टू हिट न्यू रिकॉर्ड इन 2023, ऐसा रिसर्चर्स ने बोला है। आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन कल के पढ़ाए हुए ही लेक्चर से दिया गया है। आपने अगर ध्यान से सुना होगा लेक्चर, तो आपको ये वाला आंसर आता होगा। What is the primary objective of the Indian गगनयान मिशन which aims to send humans into space? पहला ऑप्शन है conduct scientific experiments on Mars, establish a permanent human settlement on Moon, sending Indian astronauts into space and conduct experiments in low Earth orbit, and the option है रिसर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ इन द आउटर सोलार सिस्टम। यानी कि ये चार ऑप्शन हैं, आपको वीडियो पॉज करके आंसर देना है। अगर नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, मैं सेशन के एंड में इसका डिस्कशन करूँगी। पहली न्यूज़ देखते हैं, सेम सेक्स मैरिज विल हैव टू वेट। मैंने आपको बताया था कि सेंटर ने क्या किया, जो सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड एक मतलब जुडिशियल इंटरवेंशन के लिए यहाँ पे बोला। ठीक है, कि यहाँ पे जुडिशरी कोई सॉल्यूशन निकाले। अब जुडिशरी ने बोला ये हमारा काम नहीं है, ये आप लोग करो, ये लेजिस्लेचर्स करेंगे, लॉ मेकर्स करेंगे। ठीक है, अब बनेगा इस पे कानून, क्योंकि जो सेम सेक्स मैरिज वाले जो कपल्स हैं उन्हें अभी भी वेट करना पड़ेगा। इन अ रूलिंग ट्यूसडे दैट डिसअपॉइंटेड LGBTQ+ rights campaigners, a constitution bench of the Supreme Court unanimously rejected their prayers to grant legal recognition to same-sex marriage and left it to the parliament to change the law for such a union. Right? पहले कानून बदलना पड़ेगा। कौन सा कानून? स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, ये वाला मैरिज एक्ट चेंज करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला जो लेजिस्लेशन में चेंजेस होते हैं ना, वो काम लेजिस्लेचर्स का है, सरकार का है, तो उसमें जो जुडिशरी नहीं कुछ कर सकती। बट फिर भी इन्होंने कुछ मीज़र्स बताए हैं, जैसे कि पुलिस को सेंसिटाइज करना, ऐसे कुछ मीज़र्स बताए हैं जिससे डिस्क्रिमिनेशन को कम किया जा सकता है। ये वाले पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, स्पेशली जब आप डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर अपना व्यू पॉइंट रखेंगे, तो ये आपको पॉइंट्स वहाँ पे बोल के आने हैं इंटरव्यू में। अंडरलाइनिंग दैट recognition of the same-sex marriage can be only through the legislative route, ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने बोला है। in his ruling Tuesday issued a string of directions
जो डिस्क्रिमिनेशन है ना उसे हटाने के लिए, उसे अवॉइड करने के लिए, उसे बिल्कुल ख़त्म कर देने के लिए टूवर्ड्स सेम सेक्स कपल इंक्लूडिंग द क्रिएशन ऑफ गरिमा गृह। गरिमा गृह यहाँ आपको बताना है कि उन्हें शेल्टर होम्स प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि अगर आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन डिफरेंट है ना तो ये डेविएशन माना जाता है सोसाइटी में, राइट। और अगर सोसाइटी के लिए डेविएशन है तो लोग इसके अगेंस्ट हो जाते हैं, इसका विरोध करते हैं। विरोध करने में वो कभी कभी वायलेंस के भी तरफ आ जाते हैं, इसमें उनकी खुद की फैमिली भी इंक्लूड होती है, ठीक है। प्रोवाइड शेल्टर टू मेंबर्स टू क्वेर कम्युनिटी हु आर फेसिंग वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। जो हिंसा के शिकार हैं उनके लिए गरिमा गृह बनाया जाएगा, उन्हें शेल्टर होम दिया जाएगा। कोई कम्युनिटी इज़ नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ जेंडर आइडेंटिटी और सेक्शुअल ओरिएंटेशन, that is no discrimination against them while accessing goods and services available to the public, takes steps to sensitize the public। पब्लिक को यहाँ पे सेंसिटाइज करना है। यहाँ पे अगर ये जीएस पेपर 1 में या जीएस पेपर सोशियोलॉजी में अगर कोई क्वेश्चन आता है यहाँ पे, तो आपको लिखना है कि सेंसिटाइजेशन ऑफ कम्युनिटी टुवर्ड्स क्वेयर कम्युनिटी, राइट, क्वेयर आइडेंटिटी that is natural and not a mental disorder, establishing hotline numbers of members, यानी कि हॉटलाइन नंबर्स इस्टेब्लिश किए जाए ताकि जो हैरेसमेंट, जो शोषण फेस कर रहे हैं वो कम से कम कॉन्टैक्ट कर पाए पुलिस से या किसी अथॉरिटी से। इट ऑल्सो डायरेक्टेड दैम टू इंश्योर दैट ट्रीटमेंट ऑफर्ड बाय डॉक्टर्स एंड पेशेंट, यानी कि जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर आइडेंटिटी, इसको चेंज करने के जो डॉक्टर्स ऑपरेशंस वगैरह करते हैं या कुछ हार्मोन्स ट्रीटमेंट करते हैं वो नहीं करना है, ये चीज़ सीज होनी चाहिए विद इमीडिएट इफेक्ट, राइट। स्पेशली एट एन एज, यानी कि जो इंटरसेक्स ऑपरेशंस भी आपने देखे होंगे कि एक सेक्स से दूसरे सेक्स में चेंज हो जाना, ठीक है, वो भी यहाँ पे बैन किया जाएगा। वो भी उस एज में ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं जहाँ पे उसकी कंसेंट नहीं ली जा सकती, बचपन में, राइट, जहाँ पे वो अपना सेक्सुअल ओरिएंटेशन उतना कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता बच्चा, उस टाइम पे अगर इंटरसेक्स सर्जरीज होती हैं तो वो बैन किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, सस्टेनेबल स्मार्ट एग्रीकल्चर विद बायोडिग्रेडेबल सॉइल मॉइस्चर सेंसर। यहाँ पे क्या है, एक सॉइल मॉइस्चर सेंसर है जो सॉइल की नमी को पता लगाएगा और ये इंफॉर्मेशन देगा फार्मर्स को कि यहाँ पे सॉइल की नमी कम है जिस वजह से पौधों को यहाँ नुकसान हो सकता है। और ये मशीन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, मॉइस्चर डेफिशिएंसी एरिया, ये बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि मिट्टी में मिल जाएगा, अपने आप सड़ सकता है। Increasingly limited land and water resources have inspired the development of precision agriculture। ये हम देखेंगे precision agriculture क्या होता है, basically use of machinery, information technology in the agriculture sector, right, which is in the use of remote sensing technology to monitor air and soil environmental data in real time to help optimize crop output। यानी कि प्रिसीशन एग्रीकल्चर का हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि न्यूट्रिशन भी इंक्रीज़ हो, यील्ड भी इंक्रीज़ हो, प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो, राइट, और क्रॉप को मैक्सिमाइज़ किया जा सके, सस्टेनेबिलिटी को मैक्सिमाइज़ किया जा सके। Of such technology is critical to proper environmental stewardship and cost reduction। जो हम टेक्नोलॉजीज़ लगाते हैं ना प्रिसीशन एग्रीकल्चर में, ये उतनी इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होती हैं, बट साइंटिस्ट ने अगर बायोडिग्रेडेबल सॉइल मॉइस्चर सेंसर लगाया है तो ये काफ़ी एक रिवोल्यूशनाइज कर सकता है प्रिसीशन एग्रीकल्चर को, एक इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर को और एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को, right। Now in a recently published in Advanced Sustainable System, researchers from Osaka University, Osaka, जापान की बात हो रही है,
हैव डेवलप्ड अ वायरलेसली पावर्ड सॉइल मॉइस्चर। ये आप GS पेपर 3 में अगर कुछ एग्रीकल्चर प्रिसीशन का कुछ कोई क्वेश्चन आता है तो ये वो आप इसमें पॉइंट आउट करेंगे। उसमें आप ये लिखेंगे कि न्यूली डेवलप्ड एक मतलब बायोडिग्रेडेबल एक सेंसर डेवलप किया गया है। दिस वर्क इज़ एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन in removing the remaining technical bottlenecks in precision agriculture such as safe disposal of used sensor device। यानी कि वही मशीन्स क्या होती हैं ज़्यादातर बायोडिग्रेडेबल नहीं होती, उनको डिस्पोज करना एक टफ टास्क होता है, राइट। ये बिल्कुल जो इलेक्ट्रिक गैजेट्स होते हैं ना, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, उसे भी डिस्पोज करना कितना एक टफ टास्क है। वहाँ पे बायोडिग्रेडेबल सेंसर का डेवलप होना बहुत बड़ी बात है, राइट। एक बहुत बड़ा एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक डिस्कवरी है। ड्रोन्स एंड सैटेलाइट can capture much information but not ideal for deducing humidity and soil moisture level। जो ड्रोन्स एंड सैटेलाइट्स हम अभी यूज़ करते हैं ना, वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लेके आ जाते हैं, बट उतनी प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन अबाउट सॉइल ह्यूमिडिटी, सॉइल की नमी के बारे में अभी नहीं देते। फॉर ऑप्टिमम डाटा कलेक्शन क्या करना होगा, मॉइस्चर सेंसिंग डिवाइसेस हमें इंस्टॉल करनी होंगी ग्राउंड लेवल पे एट हाई डेंसिटी। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, राइट। इफ़ द सेंसर्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल दे मस्ट बी collected at the end of their service life which can be labor intensive। हमें क्या करना है, टेक्नोलॉजीज़ जो है उसे काफ़ी बायोडिग्रेडेबल बनाना है ताकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ हम रुख अपना कर सकें। प्रिसीशन एग्रीकल्चर देखते हैं। प्रिसीशन एग्रीकल्चर होता है ये टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना इन एग्रीकल्चर, ताकि एग्रीकल्चर की सस्टेनेबिलिटी, उसकी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज़ किया जा सके। Precision agriculture is an approach where inputs are utilized in precise amount to get increased average yields compared to traditional cultivation techniques such as agroforestry, intercropping, crop rotation, etc। ठीक है, इन सारी टेक्निक्स को हम यूज़ करेंगे एग्रीकल्चर में तो वही प्रिसीशन एग्रीकल्चर कहलाया जाएगा। ये बेस्ड होता है किस पे, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पे। जैसे कि काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेट करने के लिए फार्मर्स से काफ़ी सारी ऐप भी बनाई गई है, लाइक किसान ऐप। किसान ऐप के थ्रू मेट्रोलॉजिकल डेटा किसान के पास शेयर किया जाएगा, मार्केट से रिलेटेड डाटा किसान के पास शेयर किया जाएगा। आपने एक नाम पढ़ा होगा, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इसमें भी क्या है, मार्केट में किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप के क्या रिम्यूनरेटिव प्राइजेस हैं, क्या मार्केट रेट अभी चल रहा है, वो ये वाली इंफॉर्मेशन डिसमिनेट की जाएगी फार्मर्स को। ये काफ़ी प्रिसाइजली ये वाली थिंग्स हो रही हैं, राइट। ये फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए, एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। It is based on sustainable agriculture and healthy food production and it consists of profitability and increasing production, economic efficiency and the reduction of side effect on the environment। जैसे कि अब बायोडिग्रेडेबल डेवलप हो गए तो साइड इफ़ेक्ट जो था उसका इन्वायरमेंट पे कम हो गया है, राइट। अब वो सड़ और गल सकता है। बेनिफिट्स क्या है प्रिसीशन एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, सॉइल डिग्रेडेशन कम होता है और केमिकल एप्लीकेशन जो है क्रॉप प्रोडक्शन में थोड़ी कम हो जाती है। जैसे कि हम ड्रोन्स का यूज़ करके क्या है, हम बिल्कुल एक प्रीसाइज अमाउंट में हम पेस्टिसाइड स्प्रेड कर रहे हैं या हम फर्टिलाइज़र्स डाल रहे हैं, और जो फर्टिलाइज़र्स डालने हैं उसकी पहले से इंफॉर्मेशन हम पे है कि हमारे किस बीघा में या किस खेत में इतनी मात्रा में फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत है। यही होता है प्रिसीशन एग्रीकल्चर। दिस इज़ मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर रिसोर्सेज, अब सॉइल मॉइस्चर का पता लगाया जा रहा है, राइट।
सॉइल की नमी अगर कम रही वहाँ वहाँ पे सॉइल वहाँ पे इरिगेशन के थ्रू वाटर प्रोवाइड किया जाएगा, स्पेशली ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। जहाँ पे वाटर की डिफिशिएट रही, जहाँ पे सॉइल मॉइस्चर कंटेंट कम रहा, वहाँ पे मशीन खुद बता देगी कि यहाँ पे कम है, पानी डालो। यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा रहा है, राइट। डिसेमिनेट्स मॉडर्न फार्म प्रैक्टिसेस टू इम्प्रूव द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है जो फार्मर्स का, वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। उन्हें रिम्यूनरेटिव प्राइजेस मिल पाएंगी, उनकी क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा हो पाएगी। चैलेंजेस क्या है? एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक चैलेंज है। इकोनॉमिक चैलेंज, फर्स्ट कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मशीनरी एट अ वेरी सस्टेनेबल लेवल, जिसकी अफोर्डेबिलिटी भी रहे, एक्सेसिबिलिटी भी रहे, ये काफ़ी कॉस्टली है अभी। एजुकेशनल, फार्मर्स आपको पता ही है उनका एजुकेशन लेवल अभी भी बहुत कम है, राइट। तो ये वाले इसमें चैलेंजेस देखे गए। लैक ऑफ लोकल एक्सपोर्ट, लोकल एक्सपोर्ट वो होते हैं जो उनकी कम्युनिटी लैंग्वेज में, उनकी लोकल लैंग्वेज में बात कर सके, उन एक्सपोर्ट्स की कमी है, फंड की कमी है। नॉलेजेबल रिसर्च एक्सटेंशन पर्सनल हैव मोर ऑफ एन इम्पैक्ट कंपेयर्ड टू अदर्स। यानी कि ये वाली प्रॉब्लम्स हैं जो अभी प्रिसिशन एग्रीकल्चर स्पेशली इंडियन सोसाइटी में देखी जाती है, ठीक है। इसकी इनिशियल कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, लाइक कुछ मशीन्स डेवलप करने में, इंस्टॉलेशन में कॉस्ट ज़्यादा लगती है, ठीक है। जो प्रिसिशन एग्रीकल्चर जीएस पेपर 3 का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप ये सारी चीज़ें उसमें नोट करेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और वन डे एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। वाहिदा रहमान कन्फर्ड विद दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के हम देखेंगे कि ये क्या अवार्ड होता है, सॉरी ये वे फॉरवर्ड ऊपर वाले का ये नीचे आ गया, आप लोग इसे पढ़ के, मैं जो पीडीएफ दूंगी उसे आप ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा मतलब गलत हो गया, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया इधर। दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल फिल्म अवार्ड्स, राइट। ये सबसे हाईएस्ट ऑनर होता है फिल्म इंडस्ट्री में। दादा साहेब फाल्के कौन थे? जिन्होंने पहली फिल्म बनाई थी, कौन सी? राजा हरिश्चंद्र, 1913 में। इन्हें फादर कहा जाता है इंडियन सिनेमा का। अब इस अवार्ड का देख लेते हैं। 1969 से ये अवार्ड देना स्टार्ट किया गया, जिसमें एक स्वर्ण कमल मिलता है, कैश प्राइज़ मिलता है 10 लाख रुपीज़ का, सर्टिफिकेट, सिल्क रोल एंड शॉल मिलती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये अवार्ड देते हैं। फर्स्ट रेसिपेंट कौन थी? देविका रानी। 1969 में उन्हें अवार्ड ये दिया गया। ये आपको वन लाइनर करंट अफेयर के लिए थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है, स्पेशली यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना नहीं है, बट स्टेट पीसीएस हो गए या आपके अदर एग्ज़ाम्स हो गए उसके लिए इम्पोर्टेंट है। पीएम इनागुरेट्स ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023। इसमें क्या है? इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, चैलेंजेस को समझा जाएगा और मैरीटाइम सेक्टर को आगे बढ़ाया जाएगा। पीएम ने इसका इनॉग्रेशन किया है कल। एज अ प्रीमियर मैरीटाइम सेक्टर फोकस्ड इवेंट टू ब्रिंग टुगेदर pivotal figures from the industry to explore opportunities, understand challenges and stimulate investment with India's maritime sector. The summit will focus on various aspects of maritime sector, promote best practices and facilitate interactions and collaboration among global maritime industries। यानी कि कुछ नहीं है, maritime sector से related जितने भी investment opportunities, challenges, prospectus, जितनी भी चीज़ें हैं उससे डील करना, सारे स्टेक होल्डर्स को देखना, ठीक है। ये ऐसा इसमें बोला गया है समिट में, ठीक है। इसमें जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, पॉलिसी मेकर्स होंगे, अदर स्टेक होल्डर्स होंगे, सबका पार्टिसिपेशन इस समिट में होगा।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन एक्सपेक्टेड टू हिट न्यू रिकॉर्ड इन 2023, रिसर्चर्स ने ऐसा बोला है। ये कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन है। कार्बन डाइऑक्साइड आप सबको पता है CO2, राइट। एक ग्लोबल वार्मिंग को ट्रिगर करने में इसका सबसे बड़ा रोल रहा है, स्पेशली जो एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस हैं उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो रही है, या जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है इससे भी जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है वातावरण में, वायुमंडल में, ये एक सबसे बड़ा कॉज है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। Global emissions of planet heating carbon dioxide are expected to rise around 1% to reach a new all-time high in 2023. 1% बढ़ गई। ये 1% अभी सुनने में बहुत छोटी लग रही है, बट 1% अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई तो ये दिक्कत क्रिएट करेगा। ये ऑल टाइम हाई होगा इन 2023 में। ठीक है, कार्बन पॉल्यूशन को हमें कट करना पड़ेगा जैसे तैसे, ऑलमोस्ट इन हाफ दिस डेकेड टू मीट द वर्ल्ड्स टारगेट टू लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड अवॉइडिंग कैटास्ट्रोफिक क्लाइमेट इम्पैक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रहा है, तापमान, धरती का तापमान बढ़ता चला जा रहा है, ग्लेशियर्स पिघलते चले जाएंगे, सी लेवल राइज होता रहेगा, फ्लड आते रहेंगे, बीमारियां आती रहेंगी। ये सारी चीज़ें ना लिंक हैं आपस में। ठीक है, इसीलिए कार्बन इमिशन को हमें कम करना पड़ेगा। यहाँ पे एक रिलेट था ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ यहाँ पे है। द एनुअल ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट रिपोर्ट पब्लिश की जाएगी दिसंबर में। ठीक है, जो CO2 इमिशन को शो करता है फ्रॉम ऑल सोर्सेज। यहाँ पे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। Global Carbon Project is a global research project for a future Earth and a research partner of World Climate Research Program। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, वहाँ only 1 only 2 आ जाएगा तो आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए ये वाली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे पकड़ बनानी ज़रूरी है। It was formed to work with the international science community to establish a common and mutually agreed knowledge base to support policy debate and action to slow down and ultimately stop the increase of greenhouse gases in the atmosphere. ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है, ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा लाया गया है ताकि जो कार्बन इमिशन है उसे रिकॉग्नाइज़ किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए और उसके कम करने में हम सॉल्यूशंस लेके आए। The overwhelming realization that anthropogenic climate change is a reality focused on the attention of the scientific community, policymakers, general public and rising atmospheric concentrations of main greenhouse gases। 3 ग्रीन हाउस गैसेस से बेसिकली डील करता है ये ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। ये भी आपको याद रखना है, ये दूसरा स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन दिया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रोस ऑक्साइड, ये ध्यान रखनी है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, राइट। ये इस्टेब्लिश किया गया था 2001 में। ये एक शेयर्ड पार्टनरशिप है बिटवीन इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम, याद रखनी है ये चीज़, इंटरनेशनल ह्यूमन डायमेंशन ऑन ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज। ठीक है, अगर ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं, कम से कम 1-2 तो याद ही रख के करिएगा। This partnership constituted the Earth System Science Partnership which subsequently evolved into Future Earth। ये वाली जो पार्टनरशिप है ये आगे इवॉल्व होगी फ्यूचर अर्थ बन गई, और यही फ्यूचर अर्थ और वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम लेके आए हैं ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट 2001 में। ये रिपोर्ट्स अपनी पब्लिश करते हैं कि क्या कितना कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है। 3 गैसेस पे ध्यान देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रोस ऑक्साइड। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखनी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर न्यूज़ में है तो इससे आप क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रीलिम्स में। गगनयान प्रोजेक्ट envisages demonstration of human space फ्लाइट, यानी कि जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या है, सी है उसका आंसर। ठीक है, सी है, जिसमें 3
ह्यूमन को भेजा जाएगा स्पेस में, ठीक है, 400 किलोमीटर लियो अर्थ मतलब लियो में लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा 3 दिनों के लिए, और उन्हें वापस लेके आया जाएगा, ऐसा इसरो कहता है। ठीक है, ऐसा इस मिशन का एम है। गगनयान एक मिशन है किसका? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। ये ऐसा दिखेगा ये गगनयान। इसके अंदर रहेंगे 3 साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स, राइट। अंडर द गगनयान स्केड्यूल 3 फ्लाइट भेजी जाएंगी ऑर्बिट में, 2 अनमैन्ड होगी और 1 ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 2 अनमैन्ड भेजी जाएंगी, जिसमें कुछ रोबोट्स भी होंगे। जो रोबोट्स होंगे ना, वो बिल्कुल ह्यूमन की तरह, ह्यूमन के मास वाले होंगे। उन्हें भेज के ये पहले टेस्ट किया जाएगा कि वो वापस आ सकते हैं वहाँ से आराम से कि नहीं। उसके बाद ह्यूमन वाली स्पेस फ्लाइट भेजी जाएगी। हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करने के लिए फ्रांस वगैरह का यहाँ पे पार्टिसिपेशन, फ्रांस एस्ट्रोनॉट्स का यहाँ पे पार्टिसिपेशन रहा है। गगनयान मॉड्यूल कॉल्ड ऑर्बिटल मॉड्यूल विल हैव 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स इंक्लूडिंग अ वुमेन। ये सर्कल करेगा अर्थ को, लियो अर्थ ऑर्बिट में 300-400 किलोमीटर की दूरी पे ये रखा जाएगा। मतलब अर्थ से 300-400 किलोमीटर की दूरी पे ये रखा जाएगा 5 से 7 दिनों के लिए। पता चला गगनयान का एम। ठीक है, तो आज के लिए लेक्चर में था बस इतना ही। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये आपको आज के आज ही नोट कर लेना है, ताकि आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हों, जो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी रिवाइज़ किए जा सके। पीडीएफ्स कलेक्ट करते नहीं रह जाना है आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।